नमस्कार। दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संस्मरण की इस सीरीज में आज हम 8 जून से लेकर 30 जून तक के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स रहे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर जो है हमारी इस हफ्ते की वो है यूएनएससी में 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुना गया है, को इलेक्ट किया गया है। वो 5 मेंबर्स हैं पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क और ग्रीस। हर मेंबर को, हर नॉन परमानेंट मेंबर को 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, और 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इन 10 सदस्यों का 2 साल के लिए इलेक्शन किया जाता है, 2 साल के लिए इन्हें चुना जाता है और हर साल ये चुनाव किया जाता है। हर साल 5 नए सदस्यों को यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाता है। यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशंस के 6 जो ऑर्गन्स हैं उनमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन यूएनएससी भी है। अब हम अगली न्यूज के तरफ बढ़ते हैं। रामसार साइट्स में, इंडिया में जितनी भी रामसार साइट्स है उनमें 2 नई साइट्स का इजाफा हुआ है और अब इंडिया में टोटल 82 रामसार साइट्स हैं। ये 2 नई साइट्स हैं नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी। ये दोनों बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये दोनों झज्जा फॉरेस्ट रेंज के अंदर ये बर्ड सेंचुरी आती हैं। रामसार साइट्स जो हैं वो रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत इन साइट्स को रामसार साइट का दर्जा दिया जाता है। रामसार साइट्स, रामसार कन्वेंशन जो है वो 1971 में अडॉप्ट किया गया था और इसका उद्देश्य था जो भी वेटलैंड्स हैं उनको हमें कंजर्व करना है। इंडिया इसका 1982 में सदस्य बना इस कन्वेंशन का। अब हम अगली न्यूज के तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी इसरो है और फ्रेंच स्पेस एजेंसी है, इन्होंने एक नया मिशन लॉन्च किया है। उसका नाम इन्होंने रखा है तृष्णा। तृष्णा स्टैंड्स फॉर थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हायर रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेस। ये जो पूरी मिशन है, ये मिशन सरफेस टेम्परेचर और वाटर मैनेजमेंट को मॉनिटर करने का एक मिशन। इस हफ्ते की अब अगली न्यूज के तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक एरिया है गार्डी सगदब जो कि पनामा में आता है, पनामा के अंतर्गत आता है। ये एरिया न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल राइज होने के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर लेवल, सी लेवल जो था वो राइज हो गया था और उसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को रीलोकेट करना पड़ा। ये पहली बार है जब किसी जगह इतना बड़ा असर देखने को मिला है क्लाइमेट चेंज का। पहली बार है जब क्लाइमेट चेंज के कारण, सी लेवल राइज के कारण लोगों को रीलोकेट करना पड़ा हमें। पनामा जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री है। सदर्न टिप, सेंट्रल अमेरिका के सदर्न टिप पे पनामा स्थित है। इस हफ्ते की हम अगली न्यूज के तरफ बढ़ते हैं, वो है माइक्रो एल्गी। CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक नई माइक्रो एल्गी की खोज की है। उसका नाम है क्लोरेला सोरोकिनियाना। ये एक प्रोटीन है जो कि फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। इस प्रोटीन में CGF नाम का एक फैक्टर है जो कि प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये एक हाई प्रोटीन प्रोडक्ट हम इसको कह सकते हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे हम इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आज की नेक्स्ट न्यूज़ है, यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम से डिक्लेयर किया है कि जो 2025 जो आने वाला ईयर है उसे हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के रूप में मनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। अब हम एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज को रेटिंग देता है
और बताता है कि उन कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वायबल है, कितनी ज़्यादा पब्लिक स्पेंडिंग उन कंट्रीज में है, उस हिसाब से ये कंट्रीज को रेटिंग देता है। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 में स्टैब्लिश किया गया था और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा हम एक और रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं, वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है और ये रिपोर्ट जो है जेंडर डिस्पैरिटीज के आधार पे कंट्रीज को रैंक करने का काम करती है कि किस देश में कितनी जेंडर डिस्पैरिटी है। इंडिया की पोजीशन इस रिपोर्ट में 129 है। जाहिर सी बात है 180 देशों में अगर हमारी पोजीशन 129 है तो हमारी पोजीशन काफ़ी नीचे है। हमारे इंडिया में ये 129th पोजीशन इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में इस रिपोर्ट के अनुसार अगर एक पुरुष को, एक मेल को 100 रुपीज़ अगर कोई मेल अर्न करता है तो वहीं सेम पोजीशन पे बैठी हुई महिला 39.8 रुपीज़ ही कमा पाती है। ये इस रिपोर्ट से हमें पता चला। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि इंडिया में जो जेंडर गैप है, जेंडर डिस्पैरिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है। अगली खबर के तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है हमारे इंडिया के लिहाज से। मत्स्य 6000 करके एक मिशन इंडिया ने लॉन्च किया है और इसी मिशन के लॉन्चिंग के साथ इंडिया 6th ऐसी कंट्री बन चुका है देश की जो कि जिसका अपना एक डीप सी मिशन है। ये जो मत्स्य 6000 मिशन है ये एक ह्यूमन ऑक्यूपाइड सबमर्सिबल है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया हुआ एक सबमर्सिबल है जो कि हमारे इंडिया के डीप सी मिशन को और आगे ले जाने का काम करेगा। जो हमारा डीप सी मिशन है उसकी रिसर्च के लिए ये और आगे ले जाने का काम करेगा। ये जो है डीप सी मिशन जो है ये समुद्रयान मिशन के अंतर्गत एक मिशन है इंडिया का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का इनॉग्रेशन किया। इसी महीने की एक बड़ी खबरों में से खबर एक ये भी थी। ये न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस राजगीर में है, राजगीर बिहार में है। अब जब हम न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात कर ही रहे हैं तो हम ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी हमारी बिहार में उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। थोड़े से फैक्ट्स उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारी ओल्ड एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको कुमारगुप्त ने 5th सेंचुरी में फाइंड किया था और वो 12th सेंचुरी तक वो यूनिवर्सिटी जो थी वो एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती थी। उसके अलावा आई किंग और यूएन सांग टाइप नाम के कुछ ट्रैवलर्स थे, वो इस यूनिवर्सिटी में आते रहते थे और वो इस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे। इसके अलावा हम कुछ और यूनिवर्सिटीज़ या लर्निंग सेंटर्स के बारे में जान लेते हैं जो हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम में बहुत प्रचलित थी। वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार की, उसके बाद नागार्जुन कोंडा यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में, उसके अलावा वल्लभी थी गुजरात में, उदंतपुरी थी बिहार में और जगदला यूनिवर्सिटी थी अभी के बांग्लादेश में। ये कुछ एंशियंट लर्निंग सेंटर्स थे हमारे इंडिया के। क्योंकि हम नालंदा के बारे में बात कर रहे थे तो हमें इन सभी के नाम भी पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है और इनके लोकेशन भी हमें पता होना चाहिए। ये एक मैप है जहाँ पे पुरानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंशियंट यूनिवर्सिटीज़, उनके पूरे मैप में वो मेंशन किए हुए हैं। जब ये PDF आपको इस वीडियो के साथ प्रोवाइड होगा तो एक बार इस मैप में आप अच्छे से देख लीजिएगा कि लोकेशन कहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और इनके नाम और डिस्क्रिप्शन जो भी है सिग्निफिकेंस वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस मंथ की अगली बड़ी खबर है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। कांग्रेस लीडर के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर के तौर पे चुना गया।
प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रोटेम स्पीकर को, और इनका ओथ भी प्रेसिडेंट द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम है जो भी नए चुने हुए एमपीज हैं, सिलेक्टेड एमपीज हैं, उनके ओथ को एडमिनिस्टर करना और हाउस की जो इनिशियल प्रोसीडिंग्स है उसको प्रिसाइड करने का काम होता है किसका, प्रोटेम स्पीकर का। इसके अलावा इस महीने की और एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि नीट और नेट जैसे एग्जाम्स के जो भी घोटाले सामने आए हैं उसमें एक एजेंसी का नाम सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा। वो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो हम थोड़ा सा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर कार्यरत एक संस्था है। इसके बाद हम नेक्स्ट खबर के तरफ चलते हैं, वो है बालिका पंचायत। गुजरात में इंडिया की सबसे पहली बालिका पंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एम था गर्ल्स के सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट और गर्ल्स का एक्टिव पॉलिटिक्स में जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए ये बालिका पंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया। ये बालिका पंचायत जो है गुजरात के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये बालिका पंचायत को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो 11 से 21 इयर्स तक के बीच की उनकी एज थी। इस पंचायत की जो सरपंच थी वो थी मिस उर्मी अहीर। तो इनका नाम आपको याद रखना है, उर्मी अहीर इस बालिका पंचायत की सरपंच। कल कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण हमें फिर से एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ आज फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो इस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कोझिकोड की। कोझिकोड जो केरला की एक सिटी है, उसे इंडिया की पहली यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। ये स्टेटस जो है वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क द्वारा दिया जाता है। जब हम कोझिकोड की बात कर रहे हैं तो हम कोझिकोड के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कोझिकोड जो है मालाबार कोस्ट ऑफ केरला में स्थित एक सिटी है। उसके अलावा इसका एंशिएंट नाम जो था वो कैलिकट था। ये जो सिटी है वो जमोरिन्स द्वारा रूल की जाती थी। उसके अलावा यहाँ पे इब्न बतूता और वास्को डिगामा नाम के जो ट्रैवलर्स थे वो भी इस सिटी से एसोसिएटेड है। इस सिटी को 2012 में सिटी ऑफ स्कल्पचर्स के रूप में भी अवार्ड दिया गया था। सिटी ऑफ स्कल्पचर्स के अवार्ड से भी इस सिटी को सम्मानित किया गया था 2012 में। जब हम यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की बात ही कर रहे हैं तो हम कुछ और सिटीज़ के बारे में भी जान लेते हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। इंडिया की ऐसी 6 सिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। अब हम उन सिटीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले 2015 में जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए इस सिटी में शामिल किया गया। 2015 में ही वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में इस लिस्ट में शामिल किया गया। उसके बाद 2017 में चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में इस लिस्ट में शामिल किया गया। 2019 में मुंबई को अपने फिल्म्स के लिए इस लिस्ट का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद 2019 में ही हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए इस लिस्ट का हिस्सा बनाया गया और लास्ट में श्रीनगर को क्राफ्ट्स और फोक आर्ट के लिए इस लिस्ट का हिस्सा बनाया गया। ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, ये संस्था 2004 में इस्टेब्लिश की गई थी। अब जब हमने आखिरी बात श्रीनगर की ही है तो श्रीनगर से रिलेटेड हम एक और न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं जो इस महीने न्यूज़ में रही, काफ़ी चर्चा में रही। वो है श्रीनगर को ऑफिशियली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। रिकॉग्निशन मिला है इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में और ये रिकॉग्निशन इन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा दिया गया है। ये रिकॉग्निशन श्रीनगर को अपने क्राफ्ट्स के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म के लिए ये रिकॉग्निशन श्रीनगर को दिया गया है
और किन ट्रेडिशंस के लिए ये रिकॉग्निशन दिया गया है, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। श्रीनगर में पेपर मैशी, हैंड नॉटेड कारपेट्स और पश्मीना शॉल्स बहुत फेमस हैं श्रीनगर की। उन आर्ट्स के लिए, उन क्राफ्ट फॉर्म के लिए इस सिटी को, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है, ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा ये रिकॉग्निशन दिया जाता है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल 2014 में लॉन्च की गई थी। जिन सिटीज़ ने अपने ट्रेडिशन को ज़िंदा रखते हुए आगे डेवलपमेंट के तरफ कदम बढ़ाया है, उन सिटीज़ को ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आज के लिए हमारे करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीक अगेन कुछ करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ये करंट अफेयर्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, ना केवल CGPSC बल्कि UPSC या और भी जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए ये नेशनल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इन न्यूज़ से इन न्यूज़ को गो थ्रू करिए, इनसे गो थ्रू होइए, और जो PDF आपको इसके साथ प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़िए। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ, और अब हम नेक्स्ट वीक अगेन कुछ करंट अफेयर्स के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।